हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर 360 डिग्री पे। आज हमारी जो एनसीईआरटी एसआईटी की कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो कक्षा 8 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से हम जानते हैं, इसमें आज इसका पाठ नंबर 5 है। और जो टोटल हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसका लेक्चर 12वां लेक्चर है। जो आप लोग जानते हैं कि मैंने जो ये सीरीज शुरू की है, इसमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु का एक हम जो है सारांश रूप में जो उपयोगी परीक्षा के रूप से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, उसकी कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की हमने यहाँ पे सीरीज शुरू की है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और सारांश रूपी जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे और एक शॉर्ट में लाने की कोशिश की है। ये मेरे 2 कांटेक्ट नंबर है, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट हैं आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इस जो यूट्यूब चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट जरूर कीजिए। जो भी जैसे भी आपको ये वीडियो लग रही है वैसे आप कमेंट कीजिए और जैसे भी आपको जो है यदि सही है और कुछ भी नहीं लिखना है आपको तो यस नो इस प्रकार ही लिख दीजिए। तो आप इसमें अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और इस जो ये सीरीज है हमारी, ये अब जो है आखिरी पड़ाव पे एक ही लेक्चर जो है 2 टॉपिक बचे हुए उसके एनसीईआरटी कक्षा 8 के और एक जो है लेक्चर में उसको समाप्त कर देंगे, दोनों को एक साथ ही ले आएंगे। और इस जो सीरीज जो चल रही है एनसीईआरटी जो क्लास है, ये मैंने जो शुरू की है अभी, तो इसमें ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, चाहे आपकी एलटी परीक्षा, सामाजिक विज्ञान जो एलटी परीक्षा जो है सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हो, प्रवक्ता की तैयारी करने वाले, सीटेट, यूटेट या लोक सेवा आयोग की या राज्य सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं, वनडे एग्जाम है, चाहे जो भी परीक्षाएं है, ये एनसीईआरटी सीरीज सबके लिए ही उपयोगी है। और उन बच्चों के लिए जो कक्षा 8 के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो आप लोग जो इसे देख रहे हैं, चाहे कोई अभिभावक है, वो भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप जो है इनको वो देखिए। तो ये सारा स्रोत में है और इसमें संपूर्ण जानकारी ये है जो हमने लिया गया इसमें तथ्य है वो सारा स्रोत में है, लेकिन उसमें हम जो विस्तृत यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं और चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और जिससे चैनल भी आगे बढ़े और उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको जो है जरूरत है। आप लोग जहां पर भी ये तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अपनी तैयारी जारी रखें और ये जो सीरीज है ये भी उस कड़ी में, उस जो है तैयारी में एक कड़ी का काम करेगी। तो ये मेरा जो है विश्वास है। इस सीरीज से जितने भी इतिहास संबंधित इतिहास संबंधित जो प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने आगे की वीडियो जो देखी होगी, हमने कक्षा 6 की संपूर्ण जो है एनसीईआरटी की उसकी वीडियो ले आए हैं। कक्षा 7 की भी कंप्लीट कर दी है इतिहास की, कक्षा 8 के लास्ट चरण पे है और उसके बाद जो है हम तुरंत ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने जो है पुरानी एक इससे आगे हमने क्या पढ़ा है, एक जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है, तो उसको वो चैन टूटे ना, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि पिछली वीडियो सारी वो वीडियो देखिए, कक्षा 6 से देखिए और आपको जो है एक उसमें चैन जुड़ती जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे भी वो ध्यान वो है, फोकस है, और हमारा जो है यहाँ पर जो तथ्य है उन पे भी फोकस है। दोनों रूप से कि आप जो है तथ्यों को याद ही ना रखें, क्योंकि परीक्षा में ऐसा ना हो कि आप भूल जाए, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, तो उस पे हमारा फोकस है। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए, बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है आज, अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे।
अब अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर सिर्फ धन शोषण ही नहीं किया, हमारे जो है आर्थिक जो है शोषण ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने हर जगह फेरबदल शुरू किया है। हर जगह जो है इन्होंने अपना हस्तक्षेप शुरू किया है, हस्तक्षेप किया है। तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी हस्तक्षेप किया है। जो जिन लोगों ने बीएड कर रखे, तो बीएड वालों ने जो भी लोग एलटी की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी जिस विषय से कर रहे होंगे, उन्होंने जो है जब बीएड में, तो उस समय जो है अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा कि अंग्रेजी शिक्षा जो मैकाले का शिक्षक घोषणा पत्र है और जो वुड डिस्पैच इत्यादि है, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उसको हम आगे देखेंगे। तो ये अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, तो इन्होंने शिक्षा में भी जो कुछ फेर बदल के और किस प्रकार से हम लोगों को ही आपस में लड़ाने का काम किया है शिक्षा के मामले में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। विलियम जोन्स ये कलकत्ता आ रहे हैं और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। एक थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की रही, विलियम जोन्स ये कौन है और ये जो है इनके नाम क्या है, उसमें लिखा जा रहा है कि एक सज्जन, यानी ये जो है सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति होंगे या ये उदारवादी प्रकृति के व्यक्ति होंगे, ये भारतीय लोगों से जो है ये आत्मीयता की भावना रखते होंगे, या भारतीय जो हमारे संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे ये जुड़ने की कोशिश करते होंगे, या उसको जो है ये चाहते होंगे कि इनकी शिक्षा में या इनकी संस्कृति में बदलाव न किया जाए या किसी प्रकार की छेड़छाड़ न किया जाए। इस प्रकार जो है हम विलियम जोन्स को देखते आगे क्या है। कानून का माहिर होने के साथ साथ, ये कानून के माहिर तो है, लेकिन जोन्स एक भाषाविद भी है। भाषा के इन्हें जो है अच्छा नॉलेज है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का अध्ययन करके आई थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। वह फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच भाषा जानते थे और अंग्रेजी भाषा भी ये जानते थे। अब यहां पे कहा जा रहा है अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। इन्होंने अरबी बहुत सारी भाषाओं के इन्हें नॉलेज है, ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का, फ्रेंच भाषा का, अंग्रेजी का है, और एक दो से अरबी और फारसी भी सीख चुके थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। कुछ और विद्वान यहाँ पर दे रखे जो भारतीय भाषाओं को सीख रहे हैं और भारतीय भाषाओं को सीखने में रुचि ले रहे हैं। और प्राचीन जो भारतीय है, प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे कि प्राचीन जो भारत की प्राचीन विरासत है, भारत की प्राचीन संस्कृति है, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो जोन्स है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया। तो आप लोग जो है जोन्स, जो हेनरी जोन्स है, उनका ध्यान रखना। इन्होंने जो है जो 1700 विलियम जोन्स भारत में आए, इन्होंने जो है एशियाटिक जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन करते हैं। और ध्यान रखना कि ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। तो एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है, तो विलियम जोन्स ने किया है। जोन्स और कोलब्रुक भारत और पश्चिमी दोनों प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। ये जो भारतीय संस्कृति है, चाहे हमारे पूर्व की संस्कृति है, चाहे पश्चिम की संस्कृति, दोनों संस्कृति के प्रति ये जो है आदर भाव रखते थे। किसी संस्कृति को अनादर, किसी संस्कृति को कमतर नहीं आंकते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। ये क्या मान रहे हैं कि भारतीय जो है, ये जो विद्वान है, ये मान रहे कि भारतीय संस्कृति कैसे प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। अब पतन होता चला गया, बहुत सारे कारण होंगे। यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी, उन्होंने जो है भारत को गुलाम किया, या जो है फिर अंग्रेज आए, तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा का पतन होता गया। उनकी राय में
इन लोगों की राय में क्या है, भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। और इसी काम को करने पे लगे हुए कि भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करें, भारतीय ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें। उनका और पढ़ रहे हैं और उसका अनुवाद कर रहे हैं अंग्रेजी में। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को उन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और उन रचनाओं को के पुनः अध्ययन से भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ये मानने की जो है हिंदू और मुसलमानों के जो असली विचार है, वो जो कानून है, उनकी जो रचनाएं उनको समझा जाए, उनको पढ़ा जाए और उससे क्या किया जाए, उनको समझ करके पुराने जो विचार है, पुरानी रचनाएं हैं, पुराने उनको समझ करके फिर क्या किया जाए कि भारत के जो भविष्य का विकास का आधार है उससे ही निकाला जाए, वो उससे ही समझा जा सकता है, उससे ही पैदा हो सकता है, उससे ही विकास हो सकता है। यानी भारतीयों पे किसी प्रकार की कोई नया वो नहीं थोपना चाह रहे, या कोई नई संस्कृति नहीं थोपना चाह रहे, या कोई नई शिक्षा व्यवस्था नहीं थोपना चाह रहे। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपने विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत को लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। अब जो ये प्रक्रिया चल रही है कि भारत की संस्कृति को समझने पे लगे हुए, भारतीय संस्कृति को जो है उसको इकट्ठा करने पे लगे हुए, भारतीय पुराने साहित्य को, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जो ये अंग्रेज है भारतीय संस्कृति के अभिभावक भी बन गए और मालिक भी, ये मालिक भी और अभिभावक भी है, तो दोनों की ये भूमिका निभा रहे हैं। इस समय स्थिति इतनी इस समय ऐसी चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्राच्यवाद की परंपरा, ये टॉपिक आपका जो है दोनों तरफ से काम आएगा। आपके जो है जो आपका 30 नंबर का जो आपका आएगा, आपके पास शिक्षण अभिरुचि वाला आएगा, और इसमें जो विषय शिक्षा संबंधित जुड़ा हुआ है, जो टॉपिक अंग्रेजी का शिक्षक अंग्रेजीकरण वाला, और इसमें प्राच्य और पाश्चात्य प्राच्यवाद विवाद की जो परंपरा की जो विवाद है उससे संबंधित, या मैकाले का जो घोषणा पत्र है इससे संबंधित, यहाँ पर वहां पर भी एक काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा, इतिहास वाले में भी एक काम आएगा। तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी को बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों की पश्चिमी ज्ञान की वजह भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अब बहुत सारे विद्वान क्या वो दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं कि अंग्रेजी जो है हमें अंग्रेजी शिक्षा न देकर के जो भारतीयों की प्राचीन शिक्षा है उसको ही दिया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है इसका जो है अभी पता लग जाएगा कि ऐसा एक हो क्यों रहा है, या जो है इस समय इसमें क्यों रुचि ले रहे हैं। तो वह चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य का वह काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। ये अब ये चाह रहे हैं कि इनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए, इन्हीं भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृत साहित्य है, फारसी साहित्य, इसको प्रोत्साहन दिया जाए और इनके लिए जो है कुछ संस्थान स्थापित किया जाए। इन अधिकारियों को यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित है, जिस चीज से परिचित है उसको पढ़ाओ। ये विद्वान नहीं चाह रहे, ये चाह रहे कि हस्तक्षेप न किया जाए और जिसे वह आदर और महत्व देते हैं। तो अपनी ही संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी जो है भाषा, अपने साहित्य को हम आदर और महत्व देगा, हर कोई देगा, तो उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। ये विद्वान मान रहे कि अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए, और ध्यान रखना कौन कौन विद्वान इसमें सम्मिलित है, यानी ये बाद में जो है प्राच्य विद्वान कहलाएंगे। जब पाश्चात्य प्राच्य विवाद हम वो देखेंगे तो इसमें ये प्राच्यवाद वाले है, ये प्राच्यवाद विद्वान है। या प्राच्य जो है हमारे जो प्राच्य मतलब जो पूरब के साहित्य है उसको जो है ये महत्व दे रहे, और जो पूरब के साहित्य जैसे जो भारत के साहित्य, भारत के जो संस्कृत साहित्य है, या भारत के साहित्य के साथ जो है जो अरब का साहित्य भी है, उर्दू है, ये फारसी है, इन विषयों को भी ये महत्व दे रहे हैं। तो अनजाने विषयों की शिक्षा देने को भी मना करे कि अंग्रेजी जैसे अनजाने जैसे अंग्रेजी विषय इनकी शिक्षा न दी जाए, बल्कि इन विषयों की शिक्षा। इन अफसरों की राय में क्या है, केवल तभी
अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं। ये विद्वान मान लें कि तब ही अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं जब उनको उनकी उनकी जो संस्कृति उसे छेड़खानी न की जाए, उनकी भाषा की शिक्षा दी जाए, तो उनकी संस्कृति की शिक्षा दी जाए और उनकी संस्कृति किसी प्रकार ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या ये लोग जो है करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। किस चीज को? अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोला जा रहा है। और मदरसा खोला किसके द्वारा जा रहा है? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो 1700 कलकत्ता में जो मदरसा खोला गया है ये किसके द्वारा खोला गया? 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किस चीज के लिए खोला गया? अरबी और फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। तो एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तुष्टिकरण की नीति भी अपनाई जा रही है। यहाँ पर जो है इनको मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए एक किया गया, एक मदरसा खोला गया। अब फिर हिंदू को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर भी तुष्टिकरण होगा। तो हिंदू को संतुष्ट करने के लिए या हिंदू के लिए ये क्या काम करे? तो 1791 में 10 साल बाद बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। क्यों की गई? कि ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। इसके लिए जो है 1791 में तुष्टिकरण पूरा दिखाई दे रहा है कि 1781 में यहाँ पे मदरसा खोला जा रहा है कलकत्ता में, इधर जो है हिंदू के लिए, और देश का शासन चलाने में मदद मिले इसलिए ये जो है खोला जा रहा है। और ये कौन खोल रहा है? ये जोनाथन डंकन द्वारा ये जो है खोला गया है 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और ये जो संस्कृत कॉलेज जो है खोला गया था, तो हिंदू कॉलेज, सॉरी, बनारस में हिंदू कॉलेज, ये 1758 में यह एक विश्वविद्यालय बन गया। 1758 में इसको 1958 में इसको जो है एक विश्वविद्यालय बना दिया गया था। और इस विश्वविद्यालय का जो ये हिंदू कॉलेज जो है विश्वविद्यालय में बदल गया। 1974 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो संपूर्णानंद जो विश्वविद्यालय है ये जो है 1791 में जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज के रूप में खोला था। और ये जो है 1958 में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था और इसको जो है फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया 1974 में। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। जो है ये हिंदू के लिए और या मुसलमानों के लिए जो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए काम हो रहा है, या भारतीयों के लिए जो है इनकी जो प्राचीन शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये काम हो रहा है, या ये चाह रहे हैं कि इनकी ही संस्कृति से कोई छेड़छाड़ न किया जाए। तो बहुत सारे कंपनी के अफसर इस विचार से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। जो ये प्राच्यवाद है, प्राच्य मतलब प्राचीन, जो हमारी संस्कृति है, सब साहित्य है, इसके तो कुछ लोग प्राच्यवाद है, वादी है, पर कुछ लोग इनके जो है आलोचक है। ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब जो है विवाद बढ़ जाएगा, यानी ये दो धड़े बन जाएंगे, एक प्राच्यवाद और एक पाश्चात्यवाद। इनमें बंट जाएंगे। तो क्या हुआ? 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। जो इनके जो है विवाद वाले हैं, जो है आलोचना करने वाले हैं, प्राच्यवाद की आलोचना करने वाले हैं, यानी वो पाश्चात्यवादी है। तो ये कह रहे हैं जो पाश्चात्य के ज्ञान को, पश्चिम के ज्ञान को जो है सर्वोत्तम स्थान देने वाले या उसको ज्यादा मानने वाले, तो ये मान रहे कि पूर्वी समाज में जो ज्ञान है त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार, उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। यानी एक खर्च की बात हो रही कि ये जो है इतना खर्च नहीं करना चाहिए, ये इस पे खर्च नहीं करना चाहिए। अब ये खर्च कहां से आ गए? क्या है ये खर्च? 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया है, उस अधिनियम में जो है 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था कि 1 लाख रुपए जो है जो भारतीय साहित्य है
उस पर खर्च किया जाए, कंपनी द्वारा उस पर खर्च किया जाए, उनकी शिक्षा पे, भारतीय जो शिक्षा है उस शिक्षा पे खर्च किया जाए, भारतीय साहित्य पे खर्च किया जाए। और उसमें एक विवाद फंस गया। उसमें जो उसकी जो है चार्टर की धारा 43 थी, तो उस धारा 43 में उस चीज का वर्णन था। और उसमें जो है धारा 43 में वर्णन था कि जो भारतीयों पे खर्च किया जाए 1 लाख रुपए शिक्षा पे, भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाए। और ये वहां पर जो भारतीय साहित्य की बात थी, तो वहां पर ये स्पष्ट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया अंग्रेजों ने कि इसको यहाँ पर विवाद का विषय बना दिया। और विवाद का विषय क्या बना दिया कि इसमें एक कर दिया कि भाई जो भारतीय साहित्य है वो विवादित है। भारतीय साहित्य में जो है क्या भारत का ही साहित्य आएगा, क्या यूरोप का साहित्य आएगा, क्या संस्कृत का साहित्य आएगा, या जो है जो अरब का साहित्य है, फारसी भाषा इत्यादि, क्या वो भी आएगा, या जो है अंग्रेजी साहित्य। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो है अंग्रेज भी रहते हैं और वहां पर जो है अंग्रेजी साहित्य भी, और बहुत सारे भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा को पढ़ते भी है और अंग्रेजी साहित्य को पढ़ते हैं। तो ये विवाद का मुद्दा बन गया, धारा 43 विवाद का मुद्दा बन गया और इसको ठंडे वास्ते में डाल दिया। सिर्फ विवाद 20 साल तक जो है, जब 20 साल बाद जो है अगला चार्टर अधिनियम 1833 में आया, तो तब तक ये विवाद का विषय बना रहा। अरे 1 लाख रुपए उन्हें बहाने मिल गए, अंग्रेजों को बहाने मिल गए, यानी कंपनी को बहाने मिल गए कि ये जो है विवाद बन गए हैं, हम इस पे खर्च नहीं कर सकते, इसका जो है अभी स्पष्ट है नहीं। 1833 का जब चार्टर अधिनियम आता है तो उसमें फिर से वही बात दोहराई जाती है कि इसको जो है भारतीय साहित्य पे वो खर्च किया जाए। और इसका जो 1 लाख की जगह अब जो है 10 लाख की बात होती है कि 10 लाख रुपए कंपनी को खर्च करना है। तो उसी विवाद को सुलझाता है लॉर्ड मैकाले। और धारा जो 43 है उसकी स्पष्ट व्याख्या, तो उसकी जो व्याख्या की बात आती है कि लॉर्ड मैकाले जब आता है तो विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं, और विलियम बेंटिंग जो है लॉर्ड मैकाले को उस धारा 43 की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए कहते हैं कि इसकी व्याख्या वो कीजिए, तो इस समस्या को सुलझाए। तो मैकाले जब 10 जून 1834 को भारत आते हैं, एक विधि सदस्य के रूप में आते हैं, उसको जो जन शिक्षा समिति थी उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि मैकाले 2 फरवरी 1835 को अपना जो इस शिक्षा संबंधी जो विवाद था उस विवाद को हल करके 2 फरवरी को विलियम बेंटिंग को अपना जो है जो घोषणा पत्र है, या जो अपना जो है ये विवाद का जो हम कह सकते हैं कि विवाद बेंटिंग के पास अपना मैकाले का जो घोषणा पत्र है वो मैकाले को बेंटिंग को दे देता है। इसे मैकाले के घोषणा पत्र नहीं कहेंगे, मैकाले की रिपोर्ट, मतलब अपनी रिपोर्ट। ये जो है विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल है, विलियम बेंटिंग को सौंप देते 2 फरवरी 1835 को। और 7 मार्च 1835 को जो है विलियम बेंटिंग क्या करता है कि जो मैकाले के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उस रिपोर्ट के आधार पे अपनी शिक्षा संबंधित स्पष्ट एक घोषणा पत्र ले आता है, और उस घोषणा पत्र को 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है शिक्षा का अंग्रेजीकरण कर दिया जाता है। शिक्षा का अंग्रेजीकरण तो मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर होता है, लेकिन विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है घोषणा कर दी जाती है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख व्यक्ति जेम्स मिल थे। और इनमें जो पाश्चात्यवादियों में कुछ भारतीय विद्वान भी थे जो पाश्चात्यवादी थे, जो पश्चिमी शिक्षा को जो है अंग्रेजी शिक्षा को महत्व देते थे, या अंग्रेजी शिक्षा को समझते थे कि भारतीयों का विकास जो है अंग्रेजी शिक्षा से के द्वारा हो सकता है, या अंग्रेजी जो ज्ञान है उस अंग्रेजी शिक्षा में वैज्ञानिक ज्ञान है, या जो आधुनिक ज्ञान है अंग्रेजी शिक्षा में, उनमें राजा राम मोहन रॉय भी उसमें ही सम्मिलित थे। तो उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर जेम्स मिल सबसे जो है प्रमुख आलोचक में है।
यानी ये जो है क्या है, ये पाश्चात्यवादी है। अब पूरब की जनक, यहाँ पर जो है पूरब की जो गलतियां हैं, जघन्य गलतियां हैं, इनको देखते हैं। इनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। और थॉमस बेबी गटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली। तो ये जो है मैकाले के नाम है, ये सबसे जो है प्रमुख आलोचक है। अब यहाँ पे पराचयवादी विवाद, यहाँ पे देखिए, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग जो पराचयवादी थे। अब मुंशी यहाँ पर शब्द है, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना और लिखना और लिखना और पढ़ना जानता, फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता था, उसे मुंशी कहते थे। कभी ये पूछा जाए कि मुंशी कैसे कहते थे, तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता था, यानी वो टीचिंग का काम भी कर सकते हैं। वर्नाकुलर क्या है, तो वर्नाकुलर शब्द जो है, बार बार वर्नाकुलर आते हैं। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मद्रसा के सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। तो मदरसा क्या है, यहाँ पर जो है जो फारसी भाषा या जो है मुस्लिम जो है विद्यार्थी जहाँ पर पढ़ते थे, मदरसे जो उच्च शिक्षा का केंद्र है, और मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते हैं। तो मकतब और मदरसे, तो ये ध्यान रखना आप लोग की, जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र है उसे मकतब कहा जाता था, और जो है ये उच्च शिक्षा के केंद्र, इसे जो है ये मदरसों में दी जाती थी उच्च शिक्षा। तो यानी शिक्षा के केंद्र थे ये। अब यहाँ पे देखते हैं, वह भारत को असभ्य देश मानते थे ये लोग, जो मैकाले इत्यादि, ये भारत को कैसे देश माने, जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्व का ज्ञान कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। तो मैकाले कह रहे हैं कि पूर्व के ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के ज्ञान के समक्ष, कोई भी ज्ञान इंग्लैंड जो है पूर्व का ऐसा नहीं जो इंग्लैंड के ज्ञान के समक्ष हो। यानी मैकाले तो भारतीय शिक्षक जो है काफी आलोचना करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा होगा कि मैकाले जो कहता है कि संपूर्ण जो है पूर्व का ज्ञान, और ब्रिटेन में जो है एक लाइब्रेरी के एक अलमारी के एक रैक में रखा हुआ जो भी ज्ञान है उसके बराबर है। तो पूरा यूरोप के जो है ज्ञान को जो है काफी उच्च समझता है, और जो पूर्व का ज्ञान है, भारतीय ज्ञान है, या हमारा जो अरब का ज्ञान है, उसको बहुत कम मांगता है। उसमें जो है मैकाले काफी कुछ जो है आलोचना करते हैं। जैसे कहता है कि जो भारत में जो शिक्षा दी जा रही है, तो भारतीयों की जो शिक्षा है, यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा की शिक्षा दी जा रही है, उस पे इंग्लैंड में पढ़ने वाली जो पशु चिकित्सा जो बालिका ले रही है, वो भी उस पे भारतीय चिकित्सा शिक्षा पे हंसेंगे। तो इस प्रकार वो आलोचना करता है। और मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। तो इस पर उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को पराचयवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी जो सरकारी पैसा बर्बाद की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के ज्ञान पे नहीं करना चाहिए, और भारत का ही पैसा है, भारत से ही जो है यहाँ से वो लूट रहे हैं, और भारत की शिक्षा पे कह रहे हैं कि उस पर खर्च नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि जो ये मैकाले है, ये निष्पादन का सिद्धांत देते हैं। यानी जो फिल्टर थ्योरी है वो देता है कि शिक्षा जो है छन छन के जाएगी, ऊपर से नीचे। पहले ऊपर का हमें सब लोगों को जो है शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ जो संपन्न लोग हैं उनको पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, उनको शिक्षित करने की जरूरत है। और वो क्या करेंगे कि जो है धीरे धीरे वो जब शिक्षित हो जाएंगे तो और लोगों को वो जो है शिक्षा देने का काम करेंगे, और लोगों को शिक्षित करेंगे। तो क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो कहता है। और
गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। तो इसने अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया और अंग्रेजी शिक्षा का क्या कर दिया, अंग्रेजीकरण कर दिया। उनका अंतर अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना है। मैकाले कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना है, यानी भारतीय लोग असभ्य है, इनको सभ्य बनाना है। उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। हमारे इनको बदलने का रास्ता मैकाले के मिनट्स विवरण, यानी जो इसका जो है विवरण पत्र है, रिपोर्ट है, के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो अंग्रेजों का जो शिक्षा अधिनियम है 1835 में पारित किया गया। और कब किया गया? 2 फरवरी को मैकाले अपना जो विवरण पत्र है, रिपोर्ट है, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपते हैं और 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक उसकी घोषणा करते हैं। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मद्रासे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे अपराध्यवादी को प्रोत्साहन न दिया जाए। तो अब इनको जो भी जो है प्राच्यवादी जो है संस्थान है, जो भी भारतीय शिक्षक संस्थान है, उनको कहा गया कि सिर्फ जो है जो प्रोत्साहन दिया जाएगा वो अंग्रेजी शिक्षा के जो संस्थान है उनको ही दिया जाएगा। इनको किसी प्रकार का संस्थान, यानी इनको किसी प्रकार का जो है धन या इनको किसी प्रकार का आर्थिक सहायता न दी जाए। जो ये खोल रहे हैं, ये अंग्रेजी खोल रहे हैं, लेकिन इनको जो है उन्होंने कह दिया कि इनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाए, सरकारी खर्च इन पे, सरकारी पैसे इन पे खर्च न किया जाए। और भारतीय शिक्षक को क्यों कह रहे हैं कि भारतीय शिक्षक कह रहे हैं कि बेकार है, ये इसमें कुछ ज्ञान है नहीं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। 1854 में फिर एक नोट और भेजते। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष है, वो कौन थे उस समय? चार्ल्स वुड के नाम पे ये जारी किया गया था। इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया। क्या दोहराया गया? प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया कि इससे जो है आर्थिक लाभ भी होगा। और इस समय जो ये जो है वुड डिस्पैच आता है, तो इस समय जो है व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। इसमें जन सामान्य शिक्षा की बात की जाती है। इसका जो है शिक्षा का त्रिस्तर किया जाता है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। जो माध्यमिक शिक्षा जो है नहीं थी, तो माध्यमिक शिक्षा भी वो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप की वो बात की जाती है। और इसमें जो सहायता अनुदान प्रणाली है, इसकी बात की जाती है कि हमें जो है अब सरकार को जो है शिक्षा से हट जाना चाहिए, बल्कि किस पे शिक्षा की व्यवस्था पे लोगों पे छोड़ दी जानी चाहिए। सरकार को सिर्फ उनको जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी रुचि है वो आए शिक्षा संस्थान खोले और उनको सरकार क्या करेगी? अनुदान देगी। तो यहाँ पर अनुदान की व्यवस्था भी यहाँ पे शुरू की जाती है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। अब ये जो शिक्षा थी तो गुलामी, और ये शिक्षा से हम जो है गुलाम, तो हमारी जो है हम मानसिक रूप से भी गुलाम बन गए, क्योंकि मैकाले खुद कहता था कि हमें क्या करना है, एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग रूप में तो भारतीय होगा, लेकिन मानसिक रूप से वो कैसा होगा? वो जो है वो अंग्रेज होगा। तो इस प्रकार से वो शिक्षा आज उसका जो है असर दिखाई दे रहा है कि हम रंग रूप में तो भारतीय, लेकिन हम जो है मानसिक रूप से हम क्या हो गए? अंग्रेज हो चुके हैं। और हमारे जो है मानसिकता उन्होंने चेंज कर दी। तो महात्मा शिक्षा के जो है गुलाम बना। तो महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी भारतीय भाषाओं की, और महात्मा गांधी तो जो मातृभाषा है, मातृभाषा की बात करते हैं, जो स्थानीय मातृभाषा माँ की भाषा, उसमें वो शिक्षा दी जानी चाहिए। जो बेसिक शिक्षा कॉन्सेप्ट है या बुनियादी शिक्षा जिसे कहते हैं, बुनियादी तालीम के नाम से भी जिसे वो जाना जाता है, तो ये महात्मा गांधी की जो है शिक्षा है। और
एक वर्धा में सम्मेलन हुआ था 22-23 अक्टूबर 1937 को। वहां पर महात्मा गांधी ने जो शिक्षा की अवधारणा थी उसको वहां पे समझाया। उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी, और वहां पर जो है उन्होंने उसमें पूरा जो है उसमें टाइम टेबल इत्यादि सब कुछ दिया है कि कितने वादन पढ़ाए जाए। क्राफ्ट में सबसे ज्यादा फोकस जो है गांधी जी का था, क्राफ्ट में। और 3 चीजों पे, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, यानी पढ़ना लिखना और अंकगणित, 3 बात चीजों पे जो है 3 बातों पे जो उनकी वो मुख्य फोकस था। तो 3R की शिक्षा गांधी जी की जो है 3R की शिक्षा गांधी जी ने रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक की शिक्षा उन पे फोकस किया था। इनको जो है तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन है, उसको आप लोग जो है पढ़े। यहाँ पर तो हम सिर्फ कक्षा 8 के ही एनसीईआरटी पढ़े, और लेकिन ये चीजें जो बता रहा हूं मैं इनको सब आप जो है नोट करना है आपको। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, क्योंकि गांधी जी जो है कहते थे ये अपाहिज जो बना रही। गांधी जी जो है काफी आलोचना करते हैं। गांधी जी जो है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और वास्तव में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, तो उसमें गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है व्यवहारिक नॉलेज तो है नहीं, सिर्फ सैद्धांतिक नॉलेज है। यानी गांधी जी ने एक जगह पे ये बात कही थी कि यदि जो है कोई बच्चा गणित एमएससी मैथमेटिक्स है और वो जो है उससे पहले जो अनपढ़ दुकानदार है उससे पहले हिसाब कर लेते, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या मतलब है। एक जो है बच्चा जो है इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स से उसने पीजी कर ली है और वो जो है आय से ज्यादा व्यय कर रहा है, तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और गांधी जी कहते हैं कि यदि एक कृषि विज्ञान का बच्चा है और वो गेहूं और जौ के पौधे को नहीं पहचान पा रहा, तो उसका कृषि विज्ञान पढ़ने, यानी वो व्यवहारिक नॉलेज पे जो है व्यवहारिक शिक्षा पे वो बल देते थे। तो इस प्रकार जो है गांधी जी भारतीय को जो है अपाहिज बना दे। उन्होंने क्राफ्ट पे इनका सबसे ज्यादा फोकस है। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। उसने उसने जो है इस शिक्षा ने हमें क्या कर दिया, अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर क्या बना दिया है, अजनबी बना दिया है। तो गांधी जी की जो ये शिक्षा है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना। और ये जो सम्मेलन हुआ था 1922-23 अक्टूबर को, जो मैंने बताया था, वर्धा में हुआ था। और ये भी प्रश्न पूछा गया था कि वर्धा जो है वर्तमान कहाँ पे, तो आप ये मत सोचना कि गांधी जी गुजरात से थे और शायद गुजरात होगा। वो वाला हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र पहले जो है एक ही प्रांत थे, तो वो वाला हिस्सा जो है महाराष्ट्र, वर्धा इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में। और वहां पर जो है इस समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वहां पर महाराष्ट्र वर्धा में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था 1901 में शुरू की। तो शिक्षा का जो भारतीय जो इसमें शिक्षा में रुचि ले रहे, तो इस प्रकार जैसे गांधी जी ने यहाँ पर नई तालीम या जो है बेसिक शिक्षा जो कॉन्सेप्ट दिया, इस प्रकार यहाँ पर एक प्रयोगात्मक रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एक आश्रम था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने स्थापित किया था इस आश्रम को। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 बच्चों के साथ जो है यहाँ पर जो है क्लासेस शुरू की थी। ये जो है मुक्त शिक्षा, ये प्राकृतिक शिक्षा की वो बात करते हैं कि प्राकृतिक में, प्रकृति में ही बच्चा वो सीखे। और वहाँ पर इन्होंने शांति निकेतन 5 बच्चों से जो है वहाँ पर शिक्षा का प्रारंभ किया है, बच्चों को पढ़ाने का प्रारंभ किया था। और धीरे 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 जो है 1901 में इन्होंने शुरू किया था शांति निकेतन में 5 बच्चों से। और 1921 में एक क्या हो गई, इसका नाम जो है 1921 में इसका नाम बदल करके विश्व भारती कर दिया गया। और 1951 में जो है भारत सरकार ने एक अधिनियम से इसको क्या कर दिया गया कि इसका जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया। तो आज के लिए हम जो है इतने ही वो देखते हैं। और हमारे 2 टॉपिक इसमें रहते हैं, और इस 2 जो टॉपिक हमारे जो रहेंगे, तो उन टॉपिकों में हम जो है जो अगले 2 टॉपिक होंगे, तो उन 2 टॉपिकों में हम देखेंगे कि उन दोनों टॉपिकों को एक साथ देखेंगे और जो है जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। तो एक साथ देख करके इसे इतिहास वाला वो पार्ट पूरा करेंगे, और जो है जो और कुछ बचेगा तो उसको हम अलग से लाएंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे इससे संबंधित और दूसरे संबंधित, उनको उसी टॉपिक में ऐड कर दिया जाएगा, जैसे हम करते आए हैं कि महत्वपूर्ण फैक्ट ऐड कर रहे हैं। और इसको आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को इसको जो है वीडियो को आप जो है पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, और जिससे जो है
चैनल भी आगे बढ़े और हम भी जो जो इसमें मेहनत करें या जो है इसमें कुछ आप लोगों और अच्छे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो धन्यवाद, आप लोग जो है इसको देखें और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए। थैंक यू।